हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज आपका जो चैप्टर चल रहा था 10 नंबर चैप्टर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने स्टार्ट किया था प्रकाशिक अभिक्रिया, और मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो डायरेक्ट प्रकाश पर निर्भर रहती है, उसके उत्पाद बनते हैं एटीपी और NADPH2। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर रहती है, इसलिए उसको बोला जाता है अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है वो झिल्ली तंत्र में संपन्न होती है, थैलेकोइड की झिल्ली में ग्रेना के अंदर संपन्न होती है, जबकि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में आधात्री में है वो संपन्न होती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया दो चरणों में होती है, चक्रीय और अचक्रीय। और चक्रीय अभिक्रिया को करवाने वाला फोटो सिस्टम कौन सा होता है? PS फर्स्ट, जो क्या काम करता है? 700 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश की अगर तरंग दैर्ध्य होगी तो ही वो क्रियाशील होगा, वो इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करेगा और वो इलेक्ट्रॉन वापस घूमकर उसी के पास आ जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। जबकि जो अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी उसमें PS फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों प्रयुक्त होंगी, दोनों क्रम वाइज इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, स्थानांतरित करेंगे। और जो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है वो थैलेकोइड झिल्ली में होती है, ग्रेना स्ट्रोमा थैलेकोइड के अंदर होती है, जबकि जो अचक्रीय है वो स्ट्रोमा थैलेकोइड में संपन्न होती है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया या चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो देखिए, देखिए चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? फोटो सिस्टम कौन सा प्रयुक्त होगा? PS फर्स्ट। और इस पर जैसे ही सूर्य की किरण पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? उत्तेजन करेगा, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर आगे चला जाएगा, और एक जो ग्राही होगा उसको बोला जाएगा FES या FRS, इसका इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ये इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से उत्तेजित होकर जाएगा उसको सबसे पहले ग्रहण कौन करेगा? इसको ग्रहण करेगा FES या FRS। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे ये भेजेगा तो आगे इसका कोई ग्राही नहीं होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमकर वापस इसके पास आ जाएगा, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया बोला जाता है। तो चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? इस अभिक्रिया में और इसका फोटो सिस्टम का कितना होगा? 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करेगा। अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर से कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर या इससे ज्यादा है तो PS फर्स्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन करेगा। तो यह अभिक्रिया, पहले तो हम लिखेंगे ये अभिक्रिया कहाँ होती है। मैंने आपको बताया था हरित लवक के अंदर जो ये संरचना होती है हरित लवक की, और हरित लवक के अंदर देखिए ये क्या कहलाता है? ग्रेना। और ये क्या कहलाता है? ये थैलेकोइड, ये ग्रेना, और ये इंटरनल स्ट्रोमा ग्रेना। तो चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन यहाँ पर होगी क्योंकि PS फर्स्ट यहाँ पर है, PS फर्स्ट यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर PS सेकंड होता है। तो चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होगी? ये होगी स्ट्रोमा थैलेकोइड के अंदर। चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया
ये तो है ग्रेनाथेलेकोइड, और ये है स्ट्रोमाथेलेकोइड। ठीक है, तो प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? स्ट्रोमाथेलेकोइड में, क्योंकि वहां पर क्या उपस्थित रहता है? केवल पीएस फर्स्ट उपस्थित रहता है। यह अभिक्रिया स्ट्रोमाथेलेकोइड में संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अभिक्रिया में केवल पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होता है। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां पर एटीपी का निर्माण होगा, एडीपी से क्या बन जाएगी? एटीपी बन जाएगी। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में केवल पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होता है। यह अभिक्रिया तभी संपन्न होगी यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 700 नैनोमीटर से ज्यादा हो। क्योंकि पीएस फर्स्ट है, वो 700 नैनोमीटर पर इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उससे पहले नहीं निकाल सकता। तो यदि तरंगदैर्ध्य 700 नैनोमीटर से कम हुई तो ये इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित नहीं करेगा और चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है, कहां से निकलेगा? पीएस फर्स्ट से, वहीं पर वापस आ जाता है, चक्कर लगाकर वहीं पर वापस आ जाता है। इसलिए इसे चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें उत्पाद, हमने देखा था कि प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? एटीपी और NADPH2, लेकिन चक्रीय प्रकाशिक, हमने देखा था कि प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद होता है एटीपी और NADPH2, लेकिन चक्रीय के अंदर केवल एक ही उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी। लेकिन जो अचक्रीय होगी उसमें एटीपी भी बनेगा और NADPH2 भी बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में केवल एटीपी बनती है, NADPH2 नहीं बनता। क्योंकि आगे देखिए, हम जब शर्करा का निर्माण करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया में, तो वहां पर ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए हमें NADPH2 की तुलना में एटीपी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो वहां पर एटीपी ज्यादा चाहिए, उसकी पूर्ति कौन सा चक्र करता है? चक्रीय प्रकाशिक। क्योंकि आगे जो अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया होगी उसमें तो एटीपी और NADPH2 बराबर बनेंगे, हमारे पास मटेरियल दोनों के बराबर है। लेकिन आगे जाकर अगर रिक्वायरमेंट एटीपी की ज्यादा हो गई, तो यदि हम केवल अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया करवाते तो जो एटीपी की कमी होती वो हम कहां से लाते? इसलिए मकसद क्या था? एटीपी की जो आगे कमी हो रही है उसको पूरा करवाने के लिए ही चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया हो रही है। तो यहां पर एटीपी बन गई, अचक्रीय में एटीपी और NADPH2 दोनों बन गई। तो जो ये एटीपी एक्स्ट्रा बनी है वो आगे जो ज्यादा काम में आएगी उसकी पूर्ति कर देगी। आगे आपके लाइन आएगी जब हम अप्रकाशिक अभिक्रिया पढ़ेंगे कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में 18 एटीपी चाहिए और 12 NADPH2 अणु चाहिए एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है उसकी पूर्ति कहां से की जाती है? चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया से। क्योंकि इसमें केवल एटीपी बनती है, जबकि जो अचक्रिय होगी उसमें एटीपी भी बनेगी और
NADPH2 भी बनेगी। तो ये जो चक्र चलता है इसमें एक्स्ट्रा हमारे पास ATP आ जाती है, जो आगे जो इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आती है आपके चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखी चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। अचक्रीय और चक्रीय नाम से क्या पता चलता है कि चक्रीय के अंदर जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहीं पर चक्कर लगाकर वापस आ जाता है, इसलिए उसको चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया बोला। जबकि अचक्रीय के अंदर जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां वापस नहीं आता, दूसरे ग्राही के पास जाता है, इसलिए इसको अचक्रीय बोलते हैं। चक्रीय के अंदर केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रयुक्त हो रहा था, जबकि अचक्रीय के अंदर फर्स्ट और सेकंड है वो दोनों प्रयुक्त होते हैं। उसमें प्रथम ग्राही था प्रकाश का, वो फोटो सिस्टम फर्स्ट था, लेकिन इसमें फोटो प्रकाश का पहला ग्राही फोटो सिस्टम सेकंड होगा और फिर वो इलेक्ट्रॉन को किसको देगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में जल के अणु को तोड़कर हमने इलेक्ट्रॉन नहीं लिए थे, जबकि इस अभिक्रिया के अंदर हम जल के अणु को तोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन सा फोटो सिस्टम काम में आएगा, फोटो सिस्टम सेकंड। और यहां पर तरंग दैर्ध्य कितनी होगी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी 680 नैनोमीटर। यानी ये किस तरंग दैर्ध्य पर काम करेगा, P 680 नैनोमीटर। और यहां पर ये क्या करेगा, झिल्ली की अंदर की सतह पर जल के अणु को तोड़ेगा। तो क्या बनेगा, इससे बनेगा हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन आयन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन का आगे करेगा परिवहन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाला जो आगे ग्राही होगा वो होगा फियोफाइटिन। ठीक है, ये फियोफाइटिन क्या करेगा, आगे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेगा। और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण समूह प्रयुक्त होंगे यहाँ।
इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण समूह जैसे साइटोक्रोम जैसे कई वर्णक प्रयुक्त होंगे, जैसे साइटोक्रोम आदि। ये क्या करेंगे, आगे इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, परिवहन करेंगे। और जैसे ये आगे इलेक्ट्रॉन का परिवहन करेंगे तो यहां पर एटीपी का निर्माण होगा। एडीपी से यहां पर क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। अब ये दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। ठीक है, जो कितने तरंग दैर्ध्य पर काम करता है, 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य पर काम करता है। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आगे उत्तेजित करेगा। और आगे इसका ग्राही क्या होता है, FeS FrS होता है, जो हमने देखा था चक्रीय के अंदर। और ये FeS FrS आगे किसका निर्माण करेंगे, NADPH2 का निर्माण करेंगे। NADP से ये किसका निर्माण करेंगे, NADPH2 का। तो ये देखिए अभिक्रिया है वो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कहां से निकला, जल के अणु से इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला और गया किसके पास, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास गया और FeS FrS के पास गया। वापस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं आता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। और ये जो अभिक्रिया होती है वो Z आकार की बनती है, इसलिए इसको Z स्कीम भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, Z स्कीम। तो चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रिया में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दिया। पहला अंतर तो चक्रीय के अंदर केवल फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रयुक्त होता है, जबकि अचक्रीय के अंदर फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रयुक्त होते हैं। दूसरा अंतर, चक्रीय के अंदर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर होनी चाहिए, जबकि अचक्रीय के अंदर 680 नैनोमीटर से प्रयुक्त हो जाएगा। तीसरा अंतर, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का अपघटन नहीं हो रहा था, जबकि यहां पर जल के अणु का अपघटन होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन जिससे निकल रहा था उसी के पास वापस आ रहा था, जबकि अचक्रीय के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है उसके पास वापस नहीं आता है। पांचवा अंतर, चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में केवल एटीपी का निर्माण हो रहा था, जबकि अचक्रीय के अंदर एटीपी का भी निर्माण हो रहा है और NADPH2 का भी निर्माण हो रहा है। इसको क्या बोला जाता है, Z स्कीम। Z जिग जैग चलती है, इसलिए इसको बोल दिया Z स्कीम। आया समझ में आपको। तो अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया को नोट कर लीजिए।
तो ये जेड स्कीम या अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया देखा हमने। अब हम एक टेबल बना के देखते हैं जो चक्रीय और अप्रकाश चक्रीय अभिक्रिया में अंतर है उसको नोट कर लेते हैं। चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया और ये है अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। इसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रयुक्त होता है। इसके लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 700 नैनोमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। यह है अभिक्रिया स्ट्रोमा लेमिली में संपन्न होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहीं पर वापस आ जाता है। इसमें जल के अणु का अपघटन नहीं होता। इसमें केवल एटीपी का निर्माण होता है। तो क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें? इसमें केवल कौन सा फोटो सिस्टम प्रयुक्त होता है? केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रयुक्त होता है और इस फोटो सिस्टम के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होनी चाहिए? 700 नैनोमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए। यह अभिक्रिया कहां पर संपन्न होती है? यह अभिक्रिया है वो स्ट्रोमा लेमिली में संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहीं पर वापस आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया। अगला पॉइंट, इसमें जल के अणु का क्या होता है? अपघटन नहीं होता। देखिए अचक्रीय के अंदर हमने जल के अणु का अपघटन क्यों करवाया? क्योंकि यहाँ पर तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन शुरुआत में है तो वो अंत तक 2 ही रहेंगे, घूमते रहेंगे। जबकि अचक्रीय के अंदर इधर से इलेक्ट्रॉन निकला उधर गया, इधर से निकला उधर गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन कहाँ से कमी पूरी की जाएगी? जल के अणु को तोड़कर पूरी की जाएगी। और जल के अणु को तोड़ने के लिए मैग्नीज और क्लोरीन आयन है वो आवश्यक जो हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना आपको कि जल के अणु का जो विघटन होता है उसमें कौन कौन से आयन है वो सहायता करते हैं? मैग्नीज और क्लोरीन आयन है वो सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसमें जल के अणु का अपघटन नहीं होता और इसमें केवल किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। फिर अचक्रीय में लिखते हैं, इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा फोटो सिस्टम सेकंड दोनों प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके लिए
आवश्यक तरंग दैर्ध्य 680 नैनोमीटर की 680 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह अभिक्रिया ग्रेना थैलेकोइड में संपन्न होती है। अगला पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है वहां वापस नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जल के अणु का अपघटन होता है। और लास्ट पॉइंट, इसमें एटीपी और NADPH2 दोनों का निर्माण होता है। इसमें एटीपी तथा NADPH2 दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट।
तो देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है, जबकि इसके अंदर जो जल का अणु टूटा था हमने देखा था, जो जल का अणु टूटा था तो इसमें कौन सी गैस मुक्त हुई थी, ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई थी, जबकि चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का अणु नहीं टूटा था तो ऑक्सीजन गैस भी मुक्त नहीं हुई थी। और जो जल का अणु टूटता है तो इसको तोड़ने के लिए दो आयन सहायक करते हैं, क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज आयन। ठीक है, तो इसको भी आगे नोट करते हैं, देखिए नोट लगा के लिखना आप। चक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन अणु मुक्त नहीं होता क्योंकि जल का अपघटन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का अणु टूटने से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में जल का अणु तोड़ने में क्लोराइड आयन तथा मैग्नीज आयन सहायता करते हैं। मैग्नीज आयन सहायता करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे प्रकाशिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई। चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रमों के द्वारा हमने देखा और दोनों प्रक्रियाओं से मिलकर उत्पाद क्या बना, एटीपी और NADPH2, जिसमें एटीपी है वो ज्यादा बनी और NADPH2 है वो कम बना है, क्योंकि आगे जो हम अप्रकाशिक अभिक्रिया करके शर्करा का निर्माण करेंगे। देखिए हमने प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद क्या लिखा था, जैसे हमने प्रकाशिक अभिक्रिया लिखी थी, हमने प्रकाश संश्लेषण लिखा था 6CO2 प्लस 12H2O, और प्रकाश और हरित लवक मिलकर क्या बनाया था, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यानी हमें पूरी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान क्या क्या पदार्थ प्रयुक्त करने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रयुक्त करना है,
जल को प्रयुक्त करना है, प्रकाश को प्रयुक्त करना है और हरित लवक को प्रयुक्त करना है। ठीक है, तो यहां तक हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रयुक्त किया कि नहीं किया? अभी तक हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयुक्त नहीं किया। हमने अभी केवल किसका यूज किया है? प्रकाश का यूज किया है, हरित लवक का यूज किया है और जल का यूज किया है। यानी जो हमें 4 पदार्थ चाहिए थे प्रकाश संश्लेषण के लिए, उसमें अभी तक हमारी आधी अभिक्रिया हुई है, प्रकाशिक अभिक्रिया हुई है। तो हमने 3 क्रिया कारकों का अभी तक उपयोग किया है, जल, प्रकाश और हरित लवक। और उत्पाद कितने मिले? अभी हमें उत्पाद मिले, हमें ऑक्सीजन गैस मिला है। ठीक है, NADPH2 उत्पाद नहीं है, NADPH2 है वो प्रकाशिक अभिक्रिया में बनता है और अप्रकाशिक अभिक्रिया में काम में ले लिया जाता है। लेकिन ऑक्सीजन कुछ हमें प्राप्त होती है प्रकाश संश्लेषण से, यानी जो जल का अणु हमने तोड़ा था उसमें इलेक्ट्रॉन काम में लिए गए अचक्रीय प्रकाशिक अभिक्रिया में, जबकि जो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है वो वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो अभी हमें केवल क्या उत्पाद प्राप्त हुआ है? ऑक्सीजन गैस प्राप्त उत्पाद हुआ है। हमारा प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य उत्पाद दोनों ही काम के हैं। हमें ग्लूकोज शर्करा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन गैस भी चाहिए। हम प्रकाश संश्लेषण को उपयोगी क्यों मानते हैं? क्योंकि एक तो ये हमें भोजन देता है और दूसरा ये वातावरण में कौन सी गैस को बढ़ा देता है? ऑक्सीजन को। तो पहले चरण में यानी प्रकाशिक अभिक्रिया में वातावरण में ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गई। अब हमारा जो दूसरा चरण चलेगा अप्रकाशिक अभिक्रिया में, तो उसके अंदर हम एक तो इसके उत्पाद का उपयोग करेंगे ATP और NADPH2 का, और एक हम वातावरण से कौन सी गैस लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। इनके प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद यानी ATP और NADPH2, इन तीनों का उपयोग करके अब हम क्या बनाएंगे? शर्करा। तो प्रकाशिक अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो प्रकाश संश्लेषण है वो पूर्ण होगा। यानी प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होता है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त हो गई और हमने किस किस को काम में ले लिया? पानी को काम में ले लिया, प्रकाश को ले लिया और हरित लवक को ले लिया। अब हमें शर्करा बनानी है, तो शर्करा बनाने के लिए हम वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और इस अभिक्रिया से जो उत्पाद बने ATP और NADPH2 इनका उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर जब प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया पूर्ण होगी तो हमारे पास सारे उत्पाद आ जाएंगे। यानी ऑक्सीजन तो पहले ही वातावरण में निकल गई और शर्करा हमारे पत्तियों के अंदर स्टार्च के रूप में संचित हो जाएगी। पत्तियों में भोजन बनता ग्लूकोज के रूप में, लेकिन संचित है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है, किन किन चरणों में चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।